नमस्कार। जीविता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर NP सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ये वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की एक श्रृंखला निःशुल्क चलाई गई है आप सभी के लिए। उसका एक 5वां सत्र आज है। आकाश तत्व पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि पिछले जिनमें जो भी सत्र हुए हैं और जिनमें भी आप सभी लोगों ने उसके रिस्पॉन्स भेजे हैं, उसके आधार पर हर जो भी और आने वाले जो भी सत्र हैं उसके जो भी आकलन हो रहे हैं और आपके जो रिस्पॉन्स हो रहे हैं उसके आधार पे सारी प्रक्रिया चल रही है। और जैसे ये सारे सत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो जिनके भी रिस्पॉन्स आए हैं उस रिस्पॉन्स के आधार पर आकलन करके सभी को सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। और आज भी और आज के बाद वाले सत्र का भी जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसी मेल पर भेजिए जिस मेल से आपको कार्यक्रम की सूचना भेजी जा रही है। तो आइए आज हम अपने इस सत्र पे चले जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आकाश तत्व की। और जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि जब सामान्य प्राकृतिक चिकित्सा की बात होती है तो आकाश तत्व वाली बात आती है तो हम लोग एक उपवास की चर्चा करते हैं कि उपवास को आकाश तत्व के रूप में हम लोग व्यवहार में लाते हैं या एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं और हम इलाज करते हैं। तो ये तो एक हो गया कि अगर आपको ये रोग है हमने उपवास लगा दिया, एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमने कर दिया, ये मोड ऑफ थेरेपी एप्लीकेशन पार्ट हो गया कि भैया ठीक है आप उपवास करिए ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि आकाश तत्व को यूज सिर्फ रोग के आधार पर कर रहे हैं या शरीर के अंदर आकाश तत्व की क्या असुविधाएं हुई है, आकाश तत्व का जो कॉम्पोजिशन है, शरीर के संरचना में आकाश तत्व की जो भूमिका है वो आकाश तत्व की संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है उसमें और फंक्शनल फ्रेमवर्क आकाश तत्व जो शरीर की संरचना में और उसकी क्रियाविधि में यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन में आकाश तत्व का जो रोल है जो भूमिका है उसमें क्या असुविधाएं आई हैं। अगर वो असुविधाएं हम समझते हैं तो उसके हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि आकाश तत्व को किस रूप में कैसे व्यवहार में लाएंगे ताकि शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप में जो आकाश तत्व के में असुविधाएं आई हैं उसको हम बैलेंस के रूप में ले आ सकते या ले आते। तो इस रूप में और इसके लिए आपको वैदिक नेचर की ओर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिस प्राकृतिक चिकित्सा की नॉर्मल बात करते हैं वहाँ पर सिर्फ यही है कि अगर आपको ये रोग है तो ये व्यवहार करिए। लेकिन अगर हम जिसका इलाज कर रहे हैं उसके शरीर की संरचना और क्रियाविधि के हिसाब से देखें तब हम थोड़ा और गंभीरता से जाएंगे कि यहाँ पर आकाश तत्व कहाँ किस रूप में है या उस आकाश तत्व के साथ कोई और तत्व का संयोग है या उसको प्रभावित कर रहा है कि नहीं, तो उस रूप में हम लोग को ट्रीटमेंट करने में सुविधा होती है। अब आकाश तत्व पूरे पंच महाभूत में आकाश तत्व ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो बिल्कुल विशुद्ध है या प्योर है, क्योंकि इसके अंदर किसी और तत्व का समावेश या किसी और तत्व के साथ किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन या सम्मिश्रण नहीं है। बाकी जो भी तत्व है इसके बाद, जैसे वायु है तो वायु में वायु भी है साथ में आकाश भी है, उसके बाद अग्नि है तो अग्नि में वायु भी है और आकाश भी है। लेकिन आकाश ऐसा तत्व है जो बिल्कुल ही शुद्ध है, बिल्कुल ही आकाश ही उसमें और कुछ नहीं। और आकाश इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, विस्तार तो है लेकिन सूक्ष्म है कि उसको अपना हाथों से पकड़ सकते हैं ना, आप उसको महसूस कर सकते हैं सांसों से, ये है। तो ये ऐसा है, सूक्ष्म है लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तारित भी है और इतना सूक्ष्म है कि इसको मैटर के रूप में हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जहाँ भी मैटर है उसके अंदर है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के अंदर भी आकाश है, मैटर है तो मैटर के अंदर आकाश है। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे सत्र में जो भी चर्चा की थी उसमें पंच महाभूत की विशेषकर पहले और दूसरे में जब चर्चा आई थी तो इस पर बात हुई थी कि तत्व के रूप में पहला तत्व जो आया आकाश आया, और आकाश आने के पीछे जो सबसे बड़ी ये होती एक स्पंदन है, जिसने एक वेव बना और वेव के साथ आस्ते आस्ते
एक वो साउंड आई जिसको हम लोग नाद कहते हैं हम लोग की भाषा में, तो वो है जो स्पेस, जो खुला जो पूरा स्पेस है उसके अंदर स्पंदन, स्पंदन से वेव, और वेव जहाँ भी जाएगी तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए, और वो नाद आया जिसको बाद में शब्द ब्रह्म या ब्रह्म जो भी कहा गया। यानी कि सृष्टि के शुरुआत की जो पहली बात है वेव, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन जहाँ से जाती है जिस चीज़ में करती है वही स्पेस है, और वो वाइब्रेशन साउंड के रूप में कहा जाता है। और हमारे शरीर उसको उस आकाश तत्व को बाहर से अपने शरीर में अगर उसको समझ पाता है, बाहर की दुनिया के आकाश को अगर महसूस कर पाता है तो सिर्फ कान के माध्यम से, क्योंकि कान ही उस वाइब्रेशन को सुन पाती है, उस आवाज़ को सुन पाती है। तो इसलिए आकाश तत्व के साथ वाइब्रेशन या वेव या स्पंदन का एक बहुत बड़ा संबंध है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हमें जानना पड़ेगा। और जब एक वेव जाती है, स्पेस में जाती है, तो आराम से चली जाती है जब तक कि उसके सामने कोई बाधा ना आ जाए, या कोई सॉलिड या कोई बहुत बड़ा स्थूल चीज़ आ जाए तो वेव को आगे स्पेस में जाने नहीं देती। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जब हम स्पेस को समझते हैं और स्पेस अपना काम कर रहा है, यानी वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रहा है, यानी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसमें ऐसा कोई भी स्थूल अगर आ जाता है तो उसके नॉर्मल फंक्शन को वो डिस्टर्ब करता है, और स्पेस अपनी प्रॉपर काम नहीं कर पाता, या स्पेस के जो नॉर्मल काम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा सृष्टि होती है, और यही शरीर के अंदर भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाए कि जो पहला तत्व मैंने कहा आकाश, और इसके अंदर जो असीमित ऊर्जा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, क्योंकि जब वो फॉर्म में आएगा, फंक्शन में आएगा, तो वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी। बट आकाश जब चुपचाप है, डॉर्मेंट अवस्था में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी या जिसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो पदार्थ हो, मैटर, दोनों ही डॉर्मेंट यानी कि सुप्त अवस्था में इस आकाश में विद्यमान है। जैसे ही इसमें हलचल होती है, वेव पार्टिकल बनते हैं, तो वो वेव पार्टिकल्स आस्ते आस्ते दूसरे तत्वों को बनाते जाते हैं, और मैटर का डिस्क्रिप्शन होता है, मैटर बनते जाते हैं। खैर हम लोग इसको ज़्यादा दर्शन में नहीं, हम लोग शरीर के रूप में जानने जाएंगे, क्योंकि हमें आज रोग के बारे में बात करता है। तो ये है, अब हम शरीर के रूप में बात करें तो शरीर हम अपरेंटली देखते हैं, बाहर से देखते हैं, तो ये हमें एक स्थूल शरीर दिखता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है उसका एक स्थूल शरीर दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं स्थूल है। इसमें अगर हम सीधे सीधे देखें तो इसमें हमें कहीं भी आकाश तत्व तो नहीं दिखेगा, दिखेगा कि एक शरीर है, चारों तरफ से एक स्थूल है। लेकिन अब इस स्थूल शरीर को, इस स्थूल शरीर में सिर्फ ये स्थूलता नहीं है, शरीर ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सी क्रियाएं चल रही हैं जो बाहर से हम नहीं देख पाते। कुछ तो एक मनुष्य के रूप में या जीव के रूप में हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रही है, कुछ चीज़ें महसूस कर पाते हैं, कुछ चीज़ें उसको चेक करने पे पता चल रहा है कि हाँ ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, या क्या चल रही है, और कुछ चीज़ें अपने आप हैं जो पता भी नहीं चलती, जो बिना देखे बिना समझे बताया नहीं जा सकता। तो अब सबसे पहला मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कान है, तो कान की हॉलो रिंग है जिसके थ्रू वाइब्रेशन जाती है, तो तब हम आवाज़ पहचानते हैं। कान के बाहर ये हमारे पिना है, ये अगर नहीं रहे तो आवाज़ भी नहीं सुन पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो साउंड वेव आ रही है, वेव हमारे कानों तक, और कान के अंदर पूरा हॉलो स्पेस है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, जाके ईयर ड्रम तक हॉलो स्पेस है, और दीवारों से टकराते हुए वेव जाती है, यानी वो हॉलो है, बिल्कुल स्पेस है, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो जरूरी है वेव को ट्रांसमिट करने के लिए और वेव को ले जाने के लिए। इसके अलावा जो हमारे शरीर में कई जगह है जहाँ पे स्पेस है, जैसे हमारे साइनस है, और आप जैसे जानते भी होंगे कि ये साइनस स्पेस वैक्यूम में मैंने खाली है, इसमें अगर कफ जम जाता है तो साइनोसाइटिस हो जाती है, दर्द होने लगता है, यानी स्पेस खाली है, वो खाली रहे तो हम स्वस्थ हैं। जैसे उसमें कफ यानी कि कुछ
स्थूल जा रहा है, जल की मात्रा जा रही है, कुछ पृथ्वी तत्व की मात्रा जा रही है, तो वो स्पेस तत्व को एनक्रोचमेंट करते हैं, या स्पेस तत्व के अंदर कहीं दूसरे तत्व जा रहे हैं, तो स्पेस तत्व का जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है और हमको असुविधा होती है, तो हम साइनोसाइटिस के शिकार हो जाते हैं, दर्द होने लगता है। तो कई चीज़ें ऐसे हैं। तो कई जगह शरीर में है, या तो वो है हमारे वोकल कॉर्ड की तरफ है, हमारे लैरिंग्स है, लंग्स है, उसके अंदर भीतर लंग्स तो अपने आप में स्थूल है, लेकिन लंग्स के अंदर ओपन स्पेस है, स्टोमक में है हमारे ओपन स्पेस है। तो इस तरह है हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी है, अगर ब्लड जब चल रहा है तो स्पेस है तभी जा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, स्किन के जो पोर हैं वो भी ओपन स्पेस है कि वहाँ से हमको निकल रहा है। नीचे जो जीआई ट्रैक्ट के नीचे जहाँ से स्टूल पास हो रहा है वो है कि वो हमें निकाल रहा है, स्पेस है इसलिए निकाल रहा है। और एक चीज़ बता दें, सिंपल साधारण रूप में समझने में स्पेस तत्व वही है जहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों हो सकती है। यानी स्पेस तत्व है तो वहाँ एंट्री भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ जा सकता है और वहाँ से कुछ बाहर आ सकता है। जैसे मुंह से अगर खाना खाते हैं तो स्पेस तत्व स्पेस में ही जा रहा है, स्टोमक और नीचे, और एनस से अगर वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है तो वही स्पेस से निकल रहा है, स्पेस जहाँ है वहाँ से निकल रहा है। यानी एंट्री और एग्जिट, प्रवेश और निष्कासन, ये दोनों जहाँ हो रहा है तो ये समझिए वो स्पेस एलिमेंट है और स्पेस तत्व है। तो इस चीज़ को हमें बहुत गहरे समझना है कि हमारे शरीर के हर वो जगह पे जहाँ पे दो सेल हैं, दो सेल के बीच के जगह है उसमें भी स्पेस है, हर जगह पे ये है। और जो ओपन स्पेस दिख रहा है जहाँ जॉइंट है वहाँ भी स्पेस है। तो अब इस रूप में पहले अगर हम समझ जाए कि शरीर के अंदर स्पेस क्या है, फिर अगर हम समझें कि रोग क्या है और रोग में ये आकाश तत्व कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। आकाश तत्व खुद अपनी वजह से वहाँ आकाश तत्व की कमी या अधिकता है, या आकाश तत्व किसी दूसरे तत्व द्वारा प्रभावित किया गया है, तो वो हमें देखना है और उस रूप में हमको चिकित्सा के बारे में सोचना है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें ये। अब थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो हमारे थॉट जो हैं, हमारी विचार हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी बहुत सूक्ष्म है, वो भी आकाश तत्व ही है। यानी कि हमारी जो चिंता है या यूँ कहें कि हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, हमारे अंदर जो विचार पनपते हैं या विचार का हम जो मूल्यांकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो भी आकाश तत्व है। यानी आकाश तत्व हमारे थॉट प्रोसेस के लिए भी बहुत बड़ा रोल है, या आकाश तत्व ही उसके लिए उत्तरदायी है कि हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उसका वो हो रहा है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। ये डिपेंड करता है कि आकाश तत्व को हमने किस रूप में अपने शरीर में है। अगर आकाश तत्व नकारात्मक हो गया तो विचार भी नकारात्मक आ सकते हैं, सकारात्मक है तो विचार भी सकारात्मक। अब एक चीज और बोले तब हम लोग थोड़ा और गंभीरता से डिजीज वाइज डिस्कस करें कि अगर आकाश तत्व, जैसे मैंने कहा कि स्पंदन या वेव अगर जहाँ जाने की प्रक्रिया है और एंट्री एग्जिट प्रॉपरली हो रही है तो आकाश तत्व बैलेंस में है। अगर इसमें कहीं बाधा है तो इसका मतलब आकाश तत्व को कहीं ना कहीं काम करने में एक असुविधा हो रही है और आकाश तत्व अपने पूरी क्षमता के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ा क्या बोलेंगे पैरामीटर्स है कि आप उस रूप में जज करें कि इस किसी भी व्यक्ति के आकाश तत्व को जब ट्रीटमेंट करना है तो उसमें आकाश तत्व को कहाँ असुविधाएं हो रही है और किस रूप में हो रही है। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो फिर आप सिंपल एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह ये हुआ है तो ये रोग डाल दें, ये हुआ है तो ये ट्रीटमेंट कर दें, तो वो एक लेमैन ट्रीटमेंट की तरह हो जाएगा। पेशेंट वाइज एनालिसिस नहीं होगा कि एक ही रोग हो सकता है, दो तरह के पेशेंट को दो तरह के एप्लीकेशन हो, दो तरह के एक ही रोग में दो पेशेंट को दो तरह के ट्रीटमेंट देने पड़ सकती है, क्योंकि किसका आकाश तत्व किस तरह से प्रभावित हुआ है वो हमें देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से डिजीज को हम लोग बहुत सीरियस डिजीज इनक्योरेबल मान सकते हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से जो व्याख्या है वो तो है ही है, लेकिन जब हम आकाश तत्व के हिसाब से अगर सोचते हैं, यानी कि अगर आकाश तत्व को अपनी
प्रोसेसिंग में, अपने फंक्शन में अगर कहीं बाधा है, वो बाधा को हम हटा दें तो आकाश तत्व अपने को बैलेंस ये में रख सकता है। तो अगर आकाश बैलेंस में है तो आकाश के माध्यम से ही दूसरे तत्व आते हैं, दूसरे तत्व उसमें उसको भी वो नॉर्मल ले आ सकता है। आकाश तत्व को मैंने कहा वेव वाइब्रेशन वहाँ से होता है, यानी शरीर के अंदर की जो एक नेचुरल वाइब्रेशन है वो हम आप नहीं समझ पाते, क्योंकि इसके लिए भी एक साधना चाहिए। और आजकल हम लोग जितना ज़्यादा होता है स्थूल चीज़ पर ज़्यादा ही करते हैं, खाने में भी गरिष्ठ भोजन होता है, कुछ तबीयत खराब हो गई तो दवा भी खाते हैं, वो भी दवा इतने गरिष्ठ होते हैं या इतने केमिकल होते हैं कि शरीर के नॉर्मल आकाश तत्व को कहीं ना कहीं वो चैलेंज करते हैं। नॉर्मल आकाश तत्व क्या चाहिए, वो स्थूलता की प्रतीक है, जहाँ पे स्पंदन हो सके, जहाँ पे वाइब्रेशन वेव ट्रांसमिट कर पाए, तो वहाँ पे है। इसलिए जो हमारे भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में मंत्र आए हैं, जो साउंड वेव की बात कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर साउंड वेव सही रूप में जाते हैं तो हमारे अंदर के जो भी स्पेस एलिमेंट है या स्पेस जहाँ जहाँ है, वो स्पेस के माध्यम से वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, और स्पेस एलिमेंट हमारे पूरे शरीर को कहीं ना कहीं जब प्रभावित रहेंगे, स्पेस चूँकि सबसे पहला और प्योरेस्ट फॉर्म है, उसको अगर हम बैलेंस में रखेंगे तो दूसरे एलिमेंट को कहीं ना कहीं हम प्रभावित करते रहेंगे कि वो नकारात्मक या कहीं ना कहीं डिजीज की कंडीशन में न जाए। तो स्पेस एलिमेंट को ये बहुत है कि हम स्थूलता के अंदर कैसे अपने स्पेस एलिमेंट के वाइब्रेशन को और हमारे वेव पार्टिकल्स को या वेव चैनल को कैसे हम पहुंचा सके, उसके लिए हम सेंस ऑर्गन कान को यूज़ करेंगे। और बाकी वाइब्रेशन किस माध्यम से पहुंचाते हैं, म्यूजिक के माध्यम से, जप के माध्यम से, या फिर हम मंत्र के माध्यम से। और उसका एक रिदम है कि जब जाए वो वाइब्रेशन अगर शरीर के हर कोने तक जाए, या शरीर के हर स्पेस एलिमेंट के कोने तक अगर हम पहुंचा पाए, तो वहाँ पे हमारा ये होगा कि हम कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट को बैलेंस कर पा रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ अगर हम कहीं ना कहीं स्थूलता इतना बढ़ा दिए कि हमारी वाइब्रेशन को हम एक जगह से ज़्यादा पहुंचा नहीं पाते, पेट में चर्बी बढ़ जाए तो कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि सांस भी लेते हैं तो अंदर स्थूलता इतनी बढ़ जाती है कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स को हम पूरा फैला नहीं पाती, यानी स्पेस एलिमेंट को एनक्रोच हो गया। स्पेस एलिमेंट के आसपास की जगहों को हमने किसी दूसरे तत्व के द्वारा प्रभावित कर दिया, या स्पेस एलिमेंट को इतना दुर्बल बना दिया कि स्पेस एलिमेंट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा है। तो वो जो वाइब्रेशन है जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व अपनी पूरी काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। एक है कि हम नॉर्मली या सामान्यतः स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व को जितना व्यवहार करना चाहिए उसका व्यवहार नहीं किए। दूसरा, दूसरे तत्व को हमने इतना बढ़ा दिया कि वो आकाश तत्व को कहीं ना कहीं एरिया को या आकाश तत्व के एरिया को कवर अप कर लिया, और वहाँ पे दूसरे तत्व आ गए जो आकाश तत्व को अपना पूरा विस्तारित करने नहीं दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दो, सिंपल बात है कि कार्डियोमेगली होते, हार्ट बढ़ जाना, तो ये भी है कि आकाश तत्व कहीं ना कहीं अगर हार्ट की सीमा बढ़ जा रही है, मतलब आकाश तत्व अपने आप में प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आकाश तत्व को जहाँ रहना तो उससे जगह बहुत बड़े, तो आकाश तत्व कहीं ना कहीं अधिकता में आ गया है, क्योंकि अपने बढ़ा लिया। हार्ट की जो नॉर्मल जगह थी उसमें आकाश तत्व का एरिया ज़्यादा बढ़ गया। कार्डियोमेगली माने हार्ट बढ़ जाना, तो हार्ट अगर बढ़ जा रहा है तो हार्ट के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस ज़्यादा बढ़ गया, यानी आकाश तत्व वहाँ पे बढ़ गया। अब आकाश तत्व बढ़ जाने से भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम, दोनों प्रभावित है। दूसरी बात है तो ये हो गया कि आकाश तत्व खुद ही कहीं ना कहीं प्रभावित किया, अपने आप को इतना विस्तारित कर दिया, दूसरे तत्व कम हो गए तो हार्ट बढ़ा, अब उसको हमें आकाश तत्व को बैलेंस में ले आना है। दूसरी चीज़ है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे आर्टरी से होते हैं, वेन से होते हैं, हमारे वेसल से होते हैं। अब शरीर में आज की आप भी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जमता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाता है नलियों में तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है।
यानी कि आकाश तत्व यहाँ भी उसका जो नॉर्मल आकाश तत्व था वो कम हो गया। किसकी वजह से? कि उसके जो ल्यूमेन है, जो आर्टरी या वेसल्स है, उसके चारों तरफ उसके वॉल पे कोलेस्ट्रॉल जम गया, इसलिए पूरा नली का जगह के जगह पे छोटा नली पहुंच गया। यानी दूसरे तत्व, यहाँ पे आकाश तत्व के एरिया में दूसरे तत्व का इन्फिल्ट्रेशन हुआ या डिपोजिशन हुआ। वहाँ पे पृथ्वी तत्व ने ऐसा जमा हो गई पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को जाने के रास्ता में बाधा देने लगी और आकाश तत्व पूरी तरह क्लियरली नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। मैंने चूँकि पहले जिस नॉर्मल से जा रहा था, अब नली छोटी हो गई है, ब्लड भेजना ही है पूरी तरह, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आकाश तत्व प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ आकाश तत्व प्रभावित होने के पहले कौन तत्व है? पृथ्वी तत्व ने उसके एरिया को कवर अप किया। तो यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व सेकेंडरी तत्व में है। तो यहाँ पे हमको आकाश तत्व के साथ पृथ्वी तत्व को भी नोटिस करना होगा कि पृथ्वी तत्व की अधिकता को करना है। अगर आकाश तत्व नॉर्मल है तो हमारे पृथ्वी तत्व की अधिकता को कमाना है, आकाश तत्व के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये डिजीज वाइज हमको बहुत कुछ चीज़ सोचना पड़ेगा। अकेले सिर्फ इस रूप में सोच लेना कि ये रोग है तो ये ट्रीटमेंट कर दो, हमारे तत्व के बैलेंस और इम्बैलेंस को समझना पड़ेगा और एक तत्व दूसरे तत्व को कैसे प्रभावित करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और हम आ जाए कि जैसा मैंने कहा, स्पेस या आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे शरीर के बाहर भी है। और अगर आप याद करें, दूसरे सत्र में हमने कहा था एग्जिस्टेंस वर्सेस आइडेंटिटी। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमारा अस्तित्व ये शरीर ही है या शरीर के बाहर भी है, ये सबसे बड़ी बात है। उस पर आने के पहले दो चीज़ें मैं अगर और कह दूँ तो उसके बाद इस चीज़ को आ रहा हूँ कि हमारा शरीर के बाहर जो स्पेस है वो हमारा कितना है और हमसे परे कितना है। क्योंकि अगर हमने अभी तक चर्चा की कि हमारे शरीर के अंदर के स्पेस क्या है, शरीर के अंदर कहाँ कहाँ स्पेस है, लेकिन शरीर के बाहर जो स्पेस है उसका हमारे शरीर के साथ कितना संबंध है, उस पर हम लोग आ गए। तो उसके पहले हम थोड़ा सा शरीर के रोग को समझ लें, उसके बाद हम लोग जब इस पर आएंगे तो थोड़ा मन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन जिसके अंदर स्पेस है या जो स्पेस की भूमिका है वो अगर बढ़ जाता है तो ये मान लीजिए कि आकाश तत्व की अधिकता आ गई है, वहाँ आकाश तत्व को कंट्रोल करना है। जैसे एक रोग मैंने कहा कार्डियोमेगली, जैसे हार्ट का बढ़ जाना। दूसरा उसी तरह होता है स्प्लीनोमेगली, माने स्प्लीन का बढ़ जाना, ये होता है। आजकल कॉमन है हेपेटोमेगली, लीवर का बढ़ जाना, बहुत कुछ चीज़ होता है, ठीक है। और वेसल्स का भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी होता है। वेरिकोज वेन आजकल कॉमन हो गया, इसमें भी ये है। तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे आकाश तत्व अधिकता में या कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अब अगर आकाश तत्व कम हो जाए तो उसमें क्या है कि हमारे जो जॉइंट है, जोड़ है, उसके बीच की गैप कम हो जाता है अगर आकाश तत्व कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से जॉइंट के जगह कम हो गई, इसलिए फ्रिक्शन और वहाँ पे दर्द होने लगता है। यानी अगर दर्द है तो वहाँ पे आकाश तत्व की कमी है, हमको आकाश तत्व को ये करते हैं, ठीक है। और आकाश तत्व अगर हमारे विचारों में उसकी कमी आ जाए, सोच में अगर आकाश तत्व के अभाव हो जाए तो हम बहुत बार पेशेंट एक एंजाइटी डिसऑर्डर में चलता है, बिहेवियर इरिटेटिंग बिहेवियर होता है, इंसोम्निया आ जाती है, नींद नहीं आ जाती है, कभी कभी तो बहुत बार इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार कर देते हैं, हिंसा तक भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं, दो चार चीज़ें ये तो मैंने आपको बता दी कि स्पेस तत्व की अधिकता और एक है कि स्पेस तत्व की कमी अगर होती है तो विचारों में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और स्पेस तत्व की अधिकता में जो बढ़ जा रहे हैं, लेकिन स्पेस तत्व में कहीं कहीं होता है कि एक ये भी होता है कि स्पेस तत्व या तो बढ़ता कमता कम है, दूसरे तत्व की अधिकता से भी कहीं ना कहीं स्पेस तत्व का प्रभावित होता है। तो भी देखना है कि अगर स्पेस तत्व के अंदर कोई दूसरा तत्व
अंदर आ गया और उसकी वजह से डिजीज हो रही, तो वो तत्व है। जैसे मैंने कहा आपको साइनसाइटिस, तो साइनस अपने जगह पे, लेकिन वहाँ पे अगर जल तत्व और पृथ्वी तत्व आके म्यूकस बना के जमा कर दे रहे हैं तो वहाँ पे दर्द हो रहा है, वो भी पेन है। तो वो कहीं ना कहीं आकाश तत्व अपनी जगह पे तो ठीक है, दूसरे तत्व आके उसको समाहित कर रहे हैं या स्पर्श तत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज तो हमने कर दी। अब दूसरी चीज जो मैं आपको आ रहा हूँ, जो मैंने बता रहा था कि स्पेस तत्व को हम कहाँ किस रूप में देखेंगे, कि स्पेस तत्व शरीर के अंदर हम है और शरीर के बाहर जो स्पेस तत्व है उसके साथ हमारे अस्तित्व का, मनुष्य के शरीर का, मनुष्य के अस्तित्व का, अस्तित्व का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता। अगर आप दूसरे हमारे सेशन को जाएंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे शरीर और अस्तित्व का, हमारे सराउंडिंग्स में जो स्पेस है उसका संबंध है कि ना। जैसे नाकों में भी स्पेस है, तो ये यहाँ से क्या होता है, एयर जाता है, एयर आता है, आती है, यानी ये भी मैंने कहा कि स्पेस वहाँ जहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों हैं, और एंट्री एग्जिट होती है तो हम बाहर के साथ संपर्क करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप में हम लोग समझें कि एक व्यक्ति जहाँ बैठा है और जितना जगह लेके बैठा है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है, या उतना ही है उसके बाहर का जो स्पेस है, उसके स्किन के बाहर, स्किन के बाहर चले जाए, उसके आसपास की परिवेश या स्पेस, उसका कोई प्रभाव या संबंध शरीर के साथ है या नहीं। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा विचारों के, तब आप वैचारिक स्थिति में समझ पाएंगे और अपने मानसिक स्थिति को भी समझ पाएंगे। और विशेषकर जब मेंटल डिजीज आप देखना होगा, साइकोलॉजिकल डिजीज देखना होगा, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे जो कैदी होते हैं, जेल में रहते हैं, उनके लिए भी एक परिमाण है कि उनका कमरे की साइज जिसमें रहे, एक निर्धारित साइज है कि कम से कम इतना होना चाहिए। हालांकि माना जाता है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अगर घर के लंबाई चौड़ाई 10 बाई 10 या 10 बाई 9 रहे तो ठीक है, जेल में कभी कभी कम भी होता है, बट स्वस्थ रहने के लिए एक 10 बाई 10 का रूम चाहिए। यानी एक व्यक्ति तो सिंपल है, 6 फीट का लंबा हो या 5.5 फीट का हो या 6 फीट 2 इंची का हो, और चौड़ाई कितना होगा, 1.5 फीट का, उस आदमी के लिए 10 बाई 10 का एक रूम चाहिए, तब वो स्वस्थ रहेगा। यानी उससे कम होता है। हाइट भी चाहिए कम से कम 10 फीट, हाइट अगर कम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य, शरीर ही नहीं है, शरीर के बाहर का परिवेश की भी एक एरिया है जो उसके अस्तित्व और उसके स्वास्थ्य के साथ और उसको कम कर सहज रहने के लिए, कंफर्ट रहने के लिए वो जरूरी है। ये आपको समझना पड़ेगा। और ये एरिया मैन टू मैन वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से भी बदलता है, चेंज होता है। तो ये आपको समझना होगा, तब आप कहीं ना कहीं मेंटल को या इंटरपर्सनल रिलेशन को है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके लिए अगर आपको कोई क्लिनिकल ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे क्लिनिक में आप आके ले भी सकते हैं। अब आप सिंपल एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति सामने बैठा हो और उसके सामने अगर कोई चीज़, नुकीली चीज़ या कोई भी चीज़ अगर उसकी आंखों के सामने हिलाया जाए और उसकी आंखों को स्पर्श ना किया जाए, टच ना किया जाए, थोड़ी दूर से हिलाया जाए, तो पेशेंट इरिटेट होगा, मतलब वो व्यक्ति इरिटेट होगा कि क्या कर रहे हैं, जबकि आप उसके शरीर से टच नहीं कर रहे हैं। उसके शरीर और उस जो भी चीज़ आपके हाथ में, उसके बीच में गैप है, दूरी है, लेकिन वो व्यक्ति इरिटेट होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा। और कभी कभी हो सकता है वो कुछ रिएक्ट करके कुछ बोल भी दे और बात थोड़ी सी विवाद में भी बढ़ जाए, जबकि वो दोनों के बीच में एक स्पेस है, एक गैप है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इरिटेट होता है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति शरीर तक ही नहीं, शरीर के बाहर भी एक स्पेस है, उसके अंदर कोई जाता है तो वो व्यक्ति को इरिटेट करता है। ये जो एरिया है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं प्राइवेट जोन या पर्सनल जोन। ये हर व्यक्ति के साथ है और ये हर व्यक्ति को जानना होगा कि हमारा पर्सनल जोन क्या है, पहली बार। और वो पर्सनल जोन के एरिया है
हम घर में रहेंगे तो हमारे पर्सनल जोन या अपने बहुत करीब लोगों के लिए पर्सनल जोन थोड़ा करीब होगा, दूर के लोगों का प्रोफेशनल लाइफ होगा उनका पर्सनल जोन थोड़ा मेरा बड़ा होगा, गहरा, वो कहीं दूर बैठेंगे तो हमको सहज होगा। हम हर आदमी को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति एकदम करीब आके बैठे, क्योंकि हर आदमी का एक पर्सनल जोन है, शायद ये व्यक्ति जानता नहीं। और ये पर्सनल जोन के हिसाब से का एक अलग अलग समय भी है कि आप किस समय अपने पर्सनल जोन को ओपन करते हैं कि चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके करीब आए। अगर जब आप अपने पर्सनल जोन को ओपन करते हैं उस समय अगर वो व्यक्ति अगर आपके करीब आता है तो आपको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल जोन को ब्लॉक करके रखे हैं और उस समय कोई इसमें इन्फिल्ट्रेट करता है, पर्सनल जोन का बंद करने का मतलब ये नहीं कि अपना दरवाजा कोई बंद कर दे। पर्सनल जोन इनविजिबल एरिया कि आप नहीं चाहते कि कोई आपके करीब आए, उस समय अगर आपको जितनी दूरी बना के रखे उस दूरी से को क्रॉस कोई कर जाता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, भले कोई आपका करीबी हो। और इसीलिए कभी कभी व्यक्तिगत संबंधों में भी तकरार हो जाती है, दोनों नहीं समझ पाते कि किस वजह से तकरार हुआ। तकरार सिर्फ इसलिए हुआ कि उस समय विशेष में कोई एक व्यक्ति नहीं चाह रहा था कि उसके पर्सनल जोन में वो अपना बहुत करीबी व्यक्ति भी आए, और वो चूंकि उस समय आ गया वो उसको इरिटेट हो गया और उससे बात बढ़ गई और बात बिगड़ गई और दोनों में तकरार हो गया। और कारण खोजने में दोनों ही नहीं समझ पा रहे कि हम दोनों के बीच विवाद या झगड़ा किस वजह से हुआ। वजह कुछ नहीं होती, क्योंकि उस समय वो पर्सनल जोन के अंदर कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के बगैर घुस गया। अगर किसी के ऑफिस में किसी बिना मर्जी के घुस जाएंगे तो वैसे ही गुस्सा जाएगा कोई ऑफिसर, तो उसी तरह ये पर्सनल जोन भी है, उसमें कोई सीधा नहीं बोलता कि आप मत आइए, लेकिन वो नहीं चाहता, उसकी जोन होती है उसमें कोई नहीं है। अगर आपके घर में कोई जाएगा तो आप सीधे सीधे अपने बेडरूम में सबको नहीं ले जा सकते, बोलेंगे हॉल में बैठिए या बाहर जहाँ भी बरामदा हो, जो भी जगह हो वहाँ बैठिए, वहीं आके मिलेंगे। हाँ, जो आपको क्लोज होगा, जिनको आप चाहेंगे वो अलाउ करेंगे। मैंने उसके लिए आपने पर्सनल जोन ओपन किया कि भाई ये व्यक्ति आए तो हमारे बेडरूम में ले आओ या हमारे कमरे में जो भी है वहाँ ले जाओ। तो ये भी स्पेस जोन है। बहुत बार इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है और इस चीज को हम लोग नकार देते हैं या इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इसको नजरअंदाज करते हैं, देखते ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी फैक्टर्स और हो सकता है। क्योंकि जब आप वैदिक नेचर की बात करते हैं सूक्ष्मता में जाना जाएगा। व्यक्ति को हम शरीर के रूप में नहीं देखेंगे, एक शरीर है भाई, ठीक है, आपको इंडाइजेशन है तो आपको डायबिटीज है, वो तो है ही है, वो तो शारीरिक मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस रूप में जाएंगे? क्योंकि हर तत्व किसी न किसी तत्व के साथ मिला हुआ है, सिर्फ स्पेस तत्व है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वही रूट है। तो अगर उस रूट को हम पकड़ लिए और रूट को अगर हम वहाँ पे वाइब्रेशन पहुँचाने लगे तो उस वाइब्रेशन के माध्यम से, चूंकि वहीं से दूसरे तत्व आएंगे, तो आस्ते आस्ते हम दूसरे तत्व को परिमार्जित कर सकेंगे। हाँ, जब देखेंगे कि दूसरे तत्व का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उस तत्व को भी रेगुलेट करेंगे और साथ साथ स्पेस एलिमेंट को भी हम रेगुलेट करेंगे, तो हम रोग को थोड़ा अच्छे से और जल्दी से और दूरगामी परिणाम दे सकते हैं लोगों को स्वस्थ बनाने में। सिर्फ आप ये रोग लेके आए, इसके लिए ट्रीटमेंट किए, चले गए, लेकिन अगर तत्व के अंदर जो इम्बैलेंस है वो अगर हम ठीक नहीं किए तो वो रोग फिर से आएगा या वो रोग दूसरे तत्व को प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर तत्व को हम बैलेंस नहीं किए तो हो सकता है हमने एक तत्व रोग को एक तत्व को बढ़ा दिया, दूसरा तत्व वैसे ही है, तो फिर दो तत्व का इम्बैलेंस बना रहा है। तो हमको तत्वों को बैलेंस बनाना है और इसके लिए स्पेस एलिमेंट को सबसे अच्छे जानना है। तो इसलिए सूक्ष्म स्तर पर, जब मानसिक स्तर पर जाते हैं, एक व्यक्तिगत संबंधों पे जाते हैं, सामाजिक संबंधों में जाते हैं, तो ये आपको जानना होगा कि आपका पर्सनल जोन कहाँ है। ये सीखना होगा, ये जानना होगा, बता कोई नहीं सकता कि कहाँ है। और आप अपने पर्सनल जोन को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई नेता बहुत पॉपुलर हो जाता है, कोई नेता नहीं हो पाता है, कोई लोगों के बीच बहुत ज़्यादा होता है तो उसने अपने आप को एरिया बढ़ा लिया, कोई अपना एरिया नहीं बढ़ा पाया, वो समझ ही नहीं पाता। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है उसको आपने किस रूप में यूज कर रहे हैं और किस रूप में उसको आप साध रहे हैं, उसी के आधार पे ही आप अपना प्राइवेट जोन बना रहे हैं और उसी रूप में आपके संबंधों का दायरा कम रहा है या बढ़ रहा है, या आपके संबंधों के बीच
अच्छे या खराब परिणाम आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा है और इसके लिए आकाश तत्व सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये आकाश तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर आकाश तत्व को आप नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे किसी तत्व को समझने में या रोग को ठीक करने में बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ट्रीटमेंट के मद्देनजर जब भी सोचा जाता है तो ये कहा जाता है भाई ये रोग है, इसका क्या इलाज है। तो रोग का इलाज थोड़ी है। रोग का इलाज मतलब है कि रोग के का जो सिम्टम आ रहा है, रोग की वजह से जो जो समस्याएं दिख रही है उसको हटा दीजिए। बट रोग जो हो रहा है उसके पीछे का जो कारण क्या है, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा में करेंगे तो उसके पीछे के कारण में देखेंगे कि हमारे इस जो शरीर को बैलेंस रखने में, स्वस्थ रखने में पंच तत्व हैं। तो इस पंच तत्व को जब के बैलेंस को अगर हम नहीं समझेंगे या इम्बैलेंस जो होगा उस इम्बैलेंस को अगर ठीक नहीं किए, सिर्फ रोग के लक्षणों को हटा दिए, तो ये इम्बैलेंस फिर आगे बढ़ेगा उसी रूप में या किसी और रूप में या किसी और गंभीर बीमारी के रूप में। तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। अब तो जैसा मैंने कहा कि हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन भी प्रभावित होते हैं और हमारे एक पर्सनल स्पेस जोन है वो कितना है, उसको हम कितना कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सीखने की चीज़ है। ये लेक्चर देके नहीं सिखाई जा सकती है कि आप अपना पर्सनल जोन सचमुच बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुंह से बोल देना है कि नहीं बढ़ाना चाह रहे, लेकिन आपके अंदर आपने अपनी पूरे स्पेस एलिमेंट को इस तरह बांध के रखा है कि थोड़ा सा भी विस्तार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैंने एज ए ह्यूमन भी, आप मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन कोई भी चेंज हो रहा है तो आप अनईजी फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप मुंह से तो चाहते हैं कि रिजल्ट मिले, हमारे लोग हमको और भी लोग चाहें, लेकिन आपने अपने अंदर कोई चीज कर लिया तो उससे निकलना भी बहुत बड़ी बात है। उससे भी निकलने के लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या उसका एक अलग प्रोसेस या अलग प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल सीखने की चीज़ है, लेक्चर देके नहीं बताया जा सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बात है कि आप 100 लोगों के साथ काम नहीं कर पाए, 2-4 लोगों के साथ है, 5वां लोग आ रहा है तो आपका विवाद हो जा रहा है, उनके साथ आप मिल के काम नहीं कर पा रहे हैं। या बड़ा कई लोग होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे, इतने लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं और सब पर कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस या प्रभाव है। कई लोग होता है कि बस अपनी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ ही अपने कलीग के साथ या अपने बॉस के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संबंध नहीं ठीक रख पा रहे हैं, तो ये स्पेस है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्पेस को हम इस रूप में ठीक करें। अब हम आ जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट की पार्ट है, तो ये तो कहा ही जाता है कि फास्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फास्टिंग मतलब हम जब देते हैं तो कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व की शुद्धि होती है और उसमें कई चीज़ें होती हैं, ये आप जानते हैं। आकाश तत्व की जब हम ट्रीटमेंट में जाते हैं तो सिर्फ जल के साथ उपवास होता है, फ्रूट जूस के साथ भी होता है। तो जैसी परिस्थिति हम करते हैं आकाश तत्व की शुद्धि करते हैं या शरीर के अंदर जो भी संचित जो भी फूड माने क्या बोलेंगे जो फूड स्टफ्स हैं या जो हमारे न्यूट्रिशनल सोर्स है उसको यूटिलाइज करते हैं शरीर से। पहले हम लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम फैट सेल को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो शरीर में जो इम्पेयर्ड या डेड सेल है उसको करते हैं और फिर नए सेल होता है। मतलब स्पेस एलिमेंट उस उतने जगहों को खाली करते हैं तो स्पेस एलिमेंट पूरा ओपन हो जाता है, फिर नए ढंग से सेल के रीजनरेशन भी होने लगते हैं और बहुत प्रभावी होता है। यहाँ तक कि जहाँ पे कैंसरस सेल भी होते हैं वो भी फास्टिंग से निकल ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानना होगा, एक ऑटोफेजी की अवस्था आती है। अगर फास्टिंग में अगर ऑटोफेजी की अवस्था आती है तब तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। अगर ऑटोफेजी की अवस्था नहीं आती है तो कभी कभी फास्टिंग से भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। ऑटोफेजी एक डिटेल सब्जेक्ट है, मतलब उसमें छोटे में मैं समझा रहा हूँ कि ऑटोफेजी स्टेज है कि ऑटो माने स्वयं, फेजी माने इंगल्फ करना, खा लेना, यानी अपने शरीर के अंदर जो डेड सेल है, जो इम्पेयर्ड सेल है, जो शरीर में कहीं ना कहीं जो सेल मर गया वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकता और वहाँ पे जो भी काम है उसको बाधा देता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वेव पार्टिकल जा रही है उसमें कोई स्थूल मैटर आ गया तो वो सॉलिड मैटर आ गया तो वेव पार्टिकल्स को आगे नहीं जाना। तो ऐसे ही डेड सेल जहाँ बैठ गया वो अपना काम भी नहीं कर रहा है, डेड है, तो इसका मतलब उसमें से कोई भी लाइव वाइब्रेशन नहीं जा रहा, वो जा भी नहीं रहा और जहाँ है वहाँ से आगे भी नहीं बढ़ने जा रहा है।
तो फास्टिंग जब करते हैं तो सेल को भी खा लेता है, तो जगह क्लियर होता है, फिर वहाँ नए सेल जनरेट होते हैं, नए सेल नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन के काम करते हैं। ये एक है। दूसरा चीज़ है, सिर्फ फास्टिंग तक ही नहीं करना है और पानी तक ही पीने की बात नहीं, और भी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं कि जो अपने शरीर के अंदर को इस स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। जो पहला मैंने कहा कि मंत्र, साउंड, अलग अलग मंत्र का अलग अलग है, उसके अलग अलग सिलेबल है। जब उसको एक रिपीटेड वाइब्रेशन में जब देते हैं और उसकी साउंड जब जाती है, और अगर शरीर के पूरे स्पेस एलिमेंट को, क्योंकि स्पेस से कोऑर्डिनेटेड है, तो हम अपने शरीर के स्पेस के साथ पहले उस साउंड के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। साउंड माने वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन जब हम अपने शरीर के बाहर के वाइब्रेशन के साथ एसिमिलेट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हो जाते हैं, और प्रकृति के जब साथ हो जाते हैं तो प्रकृति जैसे चाहती है वैसे हमारे शरीर को ठीक करती है। यानी हम तब अपने जो शरीर पे अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, शरीर प्रकृति के कंट्रोल में हो जाती है, या हम अपने शरीर में बोले तो कॉर्टिकल रीजन कंट्रोल में करता है, या हाइपोथैलेमस प्ले में आ जाता है, तो शरीर एक तरह से ऑटो हीलिंग फेज में जाने लगती है। तो ये एक है कि जब हम एक सिंपल साउंड हो या वाइब्रेशन हो, लेकिन उसका भी एक रिदम है, पैटर्न है, आप कौन सा मंत्र कैसे कर रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन आपको शरीर को कहाँ तक जा रहे हैं। और कुछ नहीं तो ओम का उच्चारण भी बहुत है, क्योंकि कहा ही जाता है डिवाइन साउंड है, और जो कहा जाता है जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो इस साउंड को अगर हम अपने शरीर के स्पेस एलिमेंट को में ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी रिदम के साथ, तो वो रिदम ब्रह्मांड में भी वही रिदम चल रहा है, तो उस रिदम के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो एनर्जी बैलेंस के साथ हमें कहीं ना कहीं हम इस टोटल ब्रह्मांडीय जो एक जो यूनिवर्स है उसके एक पार्ट होके जा रहे हैं, कि वाइब्रेशन लेवल पे हम उसके करीब या उसके साथ हो रहे हैं। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा, ब्रह्मांड में जो हो रहा, कहीं ना कहीं हम वाइब्रेशन लेवल पर एक दूसरे को तारतम्य में ले आ पा रहे हैं, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ की स्थिति में बनता है या स्वस्थ बनने रहता है। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है मेडिटेशन, ध्यान तो है ही है योग में, वो भी स्पेस एलिमेंट की बात है, तो वो अगर ज़रूरत होगी तो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं जो कितना करते नहीं करते। जो करते हैं उस स्पेस एलिमेंट को उससे कैसे प्रभावित किया जाए, क्योंकि लोग मेडिटेशन या ध्यान की बात करें, ध्यान कराते हैं ठीक है, लेकिन उस ध्यान को कैसे कराएं कि आपके आकाश तत्व की शुद्धि हो या आकाश तत्व का बैलेंस ठीक हो। तो उसके लिए फिर है कि किस आदमी को या किस व्यक्ति को कौन से किस तरह के ध्यान कराया जाए, ताकि उसकी जो असुविधाएं हैं, क्योंकि उस जो रोग है किस व्यक्ति में है, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से किस तरह के ध्यान कराने के बाद उसके आकाश तत्व को ठीक किया जाए, वो किया जा सकता है। तीसरी जो बात है, और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो साउंड वाइब्रेशन के साथ ये है, हाँ इसको देखेंगे अगर अंत में समय मिलेगा तो एक चैप्टर हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि मॉडर्न साइंस या मेडिकल साइंस मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, और सब कुछ हम लोग ब्रेन के तक ही सोचते हैं साइंस, क्योंकि ब्रेन मटेरियलिस्टिक है, माइंड को वो दिखा नहीं पाते तो नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि माइंड है, और अब विश्व भी मानता है, लेकिन माइंड की डेफिनेशन वैदिक परंपरा में है, जो हमारे तीसरे सत्र को अगर आप देखेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे माइंड के बारे में डिटेल्स, मन के बारे में डिटेल्स में है। तो हम ये भी समझेंगे कि ये अगर जो हम वाइब्रेशन देते हैं शरीर में, तो हमारे कैसे ब्रेन को प्रभावित करता है, कैसे हमारे शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे हम एक स्वास्थ्य की ओर बढ़ जाते हैं, या शरीर अपने को आरोग्य में स्वयं ही आरोग्यवान करने लगता है, या हम कैसे अब दुनिया से डिटैच होकर कहीं और पहुंच जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसको बाद में हम लोग देखेंगे, समय आएगा तो करेंगे, उसमें है। क्योंकि ये भी है कि जो भी वाइब्रेशन जा रहा है, अलग अलग वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे ब्रेन में भी कई वेव चलते रहते हैं, तो कौन से वेव को किस तरह प्रभावित किया जा सकता है, वो वेव कैसे हमारे जीवन में या हमारे शरीर को, मन को, और हमारे प्रोफेशन को भी, हमारे हेल्थ को भी और हमारे प्रोफेशन को भी वो कैसे प्रभावित करता है। यानी अगर हम
किस प्रोफेशन में और हमारे ब्रेन वेव क्या कौन से प्रोफेशन की ओर इंडिकेट करता है, इसको कैसे सामंजस्य में ले आना है, कैसे इम्बैलेंस हो जाने से हम अपने काम में भी मन नहीं लगा पाते या सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन कहीं और काम करने को कर रहा है और हमने प्रोफेशन कोई और चूज कर दिया। तो वो ब्रेन वेव उसका एक बहुत बड़ा है, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग से या कहीं ना कहीं जो जाप करते हैं या कोई भी ना कोई वाइब्रेशन शरीर को देते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग तो ज़रूर आगे चर्चा करेंगे, समय मिलेगा। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले 2-3 तो मैं ये कह दूं कि पहला सवाल कि आकाश तत्व अगर बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है, आकाश तत्व में कमी आ जाए तो कौन से रोग होते हैं, और आकाश तत्व या आकाश तत्व के एरिया में दूसरे तत्व प्रभावित हो जाए तो कौन से रोग होते हैं। तो ये 3 सवाल हैं। दूसरी बात, आकाश तत्व को आज की जो भी व्याख्या हुई उसके हिसाब से आप सहज रूप में कैसे परिभाषित करेंगे कि आकाश तत्व क्या है, ये करिए। और अंत में सिर्फ एक ही बात, अच्छा लगे तो औरों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी बजाइए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज का भी जो क्वेश्चन दिया गया उसका रिस्पॉन्स आप जरूर भेजिए इसी मेल पर। तो आज के लिए इतना, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। अगले रविवार, अगले शनिवार फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। धन्यवाद।